मॉड्यूल संख्या 2, पाठ संख्या 3 में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम एनिहिलेशन या लय की बात करेंगे। हमारे पिछले 2 पाठों में हमने सीखा कि शरीर लगातार कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है और यह कि पहना हुआ कोशिकाओं को पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे सेल टूट जाते हैं और इन रद्दी सेलों को निकालने की जरूरत होती है। विनाश या शरीर का लय पहलू इसका ख्याल रखता है। महाराज, जो खाना हम खाते हैं ना, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा पोषक तत्वों में बदल जाता है और कोशिकाओं को उन पोषक तत्वों से ऊर्जा निकालनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में, भोजन को नियंत्रित वातावरण में जलाने का मतलब है। इसका ध्यान हमारे शरीर के विनाश पहलू द्वारा भी रखा जाता है। इसका मतलब है कि भोजन को जलाना, रासायनिक रूप में जारी ऊर्जा को संग्रहित करना और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग करना। इस पाठ में हम 3 अवधारणाओं का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले मुक्त कण और ऑक्सीडेटिव तनाव है। दूसरा एपोप्टोसिस और अंत में माइटोकॉन्ड्रिया। इस लेसन की पहली अवधारणा में हम देखेंगे कि हमारे शरीर में कूड़ा कहाँ जमा हो रहा है और शरीर इसे कैसे निकालता है। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नाम की चीज होती है जो कचरे को साफ करने के लिए जिम्मेदार होती है। यदि हमारे शरीर में मुक्त कणों का अत्यधिक उत्पादन होता है या फिर एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नामक स्थिति हो सकती है। वयस्क मानव शरीर में 5 से 5.5 लीटर खून होता है। प्रत्येक माइक्रोलीटर रक्त में लगभग 5 से 6 मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी होते हैं। हमारे शरीर में किसी भी समय लगभग 25 से 30 ट्रिलियन आरबीसी होते हैं। हमने सीखा है कि हमारे शरीर की हर कोशिका की एक्सपायरी डेट होती है। आरबीसी लगभग 100 से 120 दिनों तक जीता है। इसका मतलब है कि हर दिन लगभग एक आरबीसी को बदलने की जरूरत होती है। इससे हर दिन 250 बिलियन आरबीसी उत्पन्न होती हैं। केवल 1 घंटे में हमारा शरीर 10 बिलियन आरबीसी का उत्पादन करता है। आरबीसी के अलावा हमारे शरीर की हर कोशिका, जब उसका समय समाप्त होता है, उसे रिसाइकल या बदल देने की आवश्यकता होती है। तो मानव शरीर हर समय कोशिकाएं बना रहा है। शरीर किसी फैक्ट्री की तरह काम करता है। कुछ खराब कोशिकाएं भी उत्पन्न होती हैं, जिन्हें साफ करना जरूरी होता है। ये हमारे शरीर में कचरे के स्रोतों में से एक है। संक्रमण हमारे शरीर में चल रही गतिविधि है। ज्यादातर समय संक्रमण उपनैदानिक रहता है। इसका मतलब है कि हम किसी भी प्रकार के लक्षणों का अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन WBC, श्वेत रक्त कोशिकाओं, इम्यून सिस्टम और आक्रमणकारी माइक्रोब्स के बीच लड़ाई में एक निरंतर प्रक्रिया होती है। हम संक्रमण के कारण कोई लक्षण नहीं महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम सभी रोगाणुओं को अस्त व्यस्त कर रही है। ये बहुत सारे सेल मलबे बनाता है और कचरे में जोड़ता है जिसे साफ करने की आवश्यकता होती है। जबकि नई कोशिकाएं बन रही हैं, कुछ कोशिकाएं कैंसर की तरह बन जाती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी विशेष कोशिकाओं के साथ कैंसर कोशिकाओं की पहचान करती है और उन्हें नष्ट करती है। शरीर की क्षमता से ज्यादा कैंसर सेल्स की संख्या होने पर ही हमारे शरीर में कैंसर बढ़ता है। दरअसल, हर स्वस्थ वयस्क शरीर में हमेशा कुछ कैंसर कोशिकाएं होती हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण हमारे शरीर में अनेक अराजक रसायन और टॉक्सिन भर देता है, जिन्हें समय समय पर शरीर से निकालना भी जरूरी होता है। पुरानी और विघटित कोशिकाओं को रिसाइकल और साफ करना जरूरी है। इन सबका ढेर हो जाना हमें कचरे से निजात पाने की जरूरत देता है। कचरा बाहर निकालने के लिए शरीर मुक्त कणों का उपयोग करता है। फिर एक मुक्त कण क्या है? ठीक है, मुक्त रेडिकल्स को ऑक्सीजन मुक्त रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहा जाता है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्थिर होता है। लेकिन कुछ मामलों में कुछ ऑक्सीजन परमाणुओं में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ उदाहरण हैं हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वे रासायनिक रूप से अस्थिर होते हैं और स्थिर होने के लिए उन्हें एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ की आवश्यकता होती है। इसलिए वे लगातार आसपास के मोलेक्यूल से उस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहते हैं और इस प्रक्रिया में उन मोलेक्यूलों की संरचना और कार्य को परेशान करते हैं। वे अधिकतर शिकारी होते हैं, इसलिए उन्हें रेडिकल या रिएक्टिव कहा जाता है। जब ये मुक्त कण बड़ी संख्या में स्वस्थ कोशिकाओं के साथ मिलते हैं, तो उन कोशिकाओं की रासायनिक संरचना बिगड़ जाती है, जिससे उन्हें जीवित रहने में मुश्किल होती है और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके कारण ऑक्सीडेटिव तनाव होता है। हमारे शरीर में मुक्त कणों की प्रतिक्रिया को ऑक्सीडेटिव तनाव कहा जाता है। अब सवाल यह है कि हमारे शरीर में इन हार्मफुल और डेंजरस फ्री रेडिकल्स कैसे आ जाते हैं? अच्छा, शुरू करने के लिए मुक्त कण सुरक्षात्मक होते हैं। वे हमारी सफेद रक्त कोशिकाएं उन जीवाणुओं, दोषपूर्ण कोशिकाओं, कैंसर कोशिकाओं और सेनाई कोशिकाओं को मारने के लिए गोला बारूद के रूप में उत्पादित होती हैं। हमारे शरीर में अनचाहे कोशिकाओं को मारते हुए केवल कार्यात्मक कोशिकाओं की रक्षा करने वाली एक अंतर्निहित प्रणाली है जो लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करती है। ये हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में कुछ विशेष मोलेक्यूल और एंटीऑक्सीडेंट नामक पदार्थों की मदद करता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पदार्थ ऑक्सीकरण को रोकने की क्षमता रखता है। वे मुक्त रेडिकल्स को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन उनकी रासायनिक प्रकृति उस प्रक्रिया में बदलने वाली नहीं होगी। संक्षेप में, वे बुलेट प्रूफ बनियान की तरह काम करते हैं। अगर शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कम हो तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑक्सीकरण का कारण होता है, जिसे आम भाषा में रस्सी से जुड़ने जैसा कहा जाता है। मुक्त कणों के अत्यधिक उत्पादन और पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट की कमी के कारण हमारे शरीर में जंग लग जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, दिल का दौरा और कैंसर के कारण के लिए प्रस्तावित सिद्धांतों में से एक घुटने के जोड़ों, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और डीएनए का ऑक्सीकरण अत्यधिक मुक्त कणों या एंटीऑक्सीडेंट की पर्याप्त मात्रा की कमी है। तो ये मुक्त कण हमें क्यों चाहिए और उन्हें कौन बुलाता है? ये हमें हमारी अगली अवधारणा अपोप्टोसिस पर ले जाता है। एपोप्टोसिस को हम कंट्रोल और प्रोग्राम्ड कोशिका डेथ कहते हैं। कोशिकाओं को जब अपना काम पूरा कर लेने के बाद उनका डिकमीशन करना जरूरी होता है। शरीर कोशिका से जो भी उसके काम आ सकता है उसे बचाता है और शेष हिस्सों को मृत्यु के जरिए नष्ट करता है। यह मुक्त रेडिकल्स द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में होता है। ये वास्तव में जैसे एक जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग का कंट्रोल डेमोलिशन हो रहा है। हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिका मृत्यु होती है। एक अनाकांतिक कोशिका मृत्यु होती है, जब कोशिका को पर्याप्त पोषण और ऑक्सीजन नहीं मिलता है। हम ये देखते हैं कि हार्ट अटैक की स्थितियों में, जहां हृदय की मांसपेशियों को पोषण और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वहां असामान्य रूप से कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं। हम उस स्थिति को मायोकार्डियल रोधविलन कहते हैं। डायबिटिक फुट में भी ऐसी ही समस्या देखने को मिलती है, जहां पैर की उंगलियों और पैर के अंतिम भाग को पोषण और ऑक्सीजन की कमी के कारण कोशिकाओं का मर जाना होता है। हमारे शरीर में नेक्रोसिस से इस अप्राकृतिक मौत होती है, जबकि एपोप्टोसिस एक नियंत्रित और क्रमादेशित कोशिका मृत्यु होती है, जो किसी भी साइड इफेक्ट या जटिलता का कारण नहीं बनती और किसी भी सेल मलबे को नहीं छोड़ती। तो सवाल यह है कि हमारे शरीर में इस एपोप्टोसिस को कौन शुरू करता है? और इससे हम इस पाठ की अंतिम अवधारणा तक पहुंचते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिकाओं में विनाश प्रक्रिया को अच्छे प्रभाव से चलाने वाली मुख्य संरचनाएं हैं। वे हमारी कोशिकाओं के पावरहाउस के रूप में जाने जाते हैं और हमारी ऊर्जा स्तरों के मार्कर भी माने जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हमारी कोशिकाओं के लंग्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहां सेलुलर श्वसन होता है। पोषक तत्वों को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है,
और इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी नामक एक मोलेक्यूल में कैप्चर होती है। एटीपी हमारे शरीर में ऊर्जा मुद्रा है। ये संग्रहित रासायनिक ऊर्जा हमारी सभी क्रियाओं के लिए इस्तेमाल होती है। सेल में जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उतना ही ज्यादा एटीपी उत्पन्न होता है और व्यक्ति उतना ही ऊर्जावान होगा। ग्लूकोज हमारे शरीर का प्राथमिक ईंधन है जिसे हम ऊर्जा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में टूट जाता है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो फेफड़ों की मदद से बाहर निकाला जाता है, और पानी भी उत्पन्न होता है जो हमारे किडनी के माध्यम से मूत्र के रूप में निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा रिलीज को एटीपी नामक मोलेक्यूल में कैप्चर और स्टोर किया जाता है। इस तरह हमारे शरीर में कोशिकीय श्वसन होता है। ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों से ऊर्जा निकालने के लिए शरीर को एंजाइमों की मदद से सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ कैटलिस्ट की जरूरत होती है। हमारे शरीर में ये काम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मदद से होता है। ऊर्जा निष्कर्षण करने के लिए दूसरी चीज है शरीर द्वारा ऊर्जा की मांग। उदाहरण के लिए, अगर कोई नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करता है तो शरीर ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने की महत्वाकांक्षा समझता है। एटीपी जब ये प्रतिक्रिया हो रही होती है तो शरीर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स उत्पन्न करता है। इन मुक्त कणों को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में काफी एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा होनी चाहिए। बस इतना समझ लो कि हमें अपने शरीर के लय विनाश का बेहतर उपयोग करके अपने शरीर को ऊर्जावान बनाना है। सही खान पान और थोड़ी मात्रा में एक्सरसाइज करना ही रामबाण है। यदि हम टॉडलर्स और छोटे बच्चों को देखें तो वे हमेशा एनर्जी से भरपूर होते हैं। उनके कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होती है जबकि बड़े शरीरों में कम होती है। तो एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ऊर्जा का मार्कर मानी जाती है। हमारी चयापचय प्रक्रियाओं को सक्रिय रखने के लिए हमें ऊर्जा की बहुत अधिक आपूर्ति की जरूरत होती है जो सही प्रकार के न्यूट्रिशन और नियमित मध्यम मात्रा में एक्सरसाइज से सुगम होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म की एक इष्टतम संख्या में मदद करता है। एक बार फिर ये सब हमारे हाथ में है। इससे आप मॉड्यूल 2 के अंत तक पहुंच जाते हैं। अब आप मॉड्यूल 3 न्यूट्रिशन शुरू कर सकते हैं। हमें आपको सिखाने की अनुमति देने के लिए फिर से धन्यवाद।